नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सेबाइन्स फार्मूला क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेबाइन्स व्हाट विल बी रिवर्बरेशन टाइम ऑफ अ पार्टिकल इन रूम, किसी भी कमरे में जो होता है अनुरणन काल क्या होता है सेबाइन के अनुसार। दोस्तों बात करते हैं अनुरणन काल क्या होता है। दोस्तों अगर आप कोई बंद कमरे में, कोई आपका क्या है यहाँ पे बंद कमरा है, क्लोज रूम है, अगर हम कुछ बोलते हैं तो क्या होता है कि वो जो साउंड हो रहा होता है वो कुछ देर तक सुनाई देता है। जैसे हमने कुछ बोला तो वो साउंड क्या होता है, उसकी वाइब्रेशन जो होता है थोड़ी देर तक होने लगती है। ठीक है दोस्तों, ध्वनि बंद कर देने के बाद भी, यानी हम साउंड बंद कर दें उसके बाद थोड़ी देर तक जो वाइब्रेशन होती है, इस समय को ही क्या कहते हैं, इस चीज को ही, इस घटना को ही हम कहते हैं अनुरणन। यानी कोई भी ध्वनि है उसको हम बंद कर दे, वो हमें थोड़ी देर तक और सुनाई देती है, इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, अनुरणन कहते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन। और जितनी देर तक ये साउंड हमें सुनाई देता है उसे क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन टाइम। क्या कहते हैं दोस्तों, रिवर्बरेशन टाइम कहते हैं। इसी विषय पर क्या होता है, सबसे पहले वेलेस क्लीमेंट सेबाइन, जो सेबाइन है हमारे, इनका पूरा नाम था वेलेस क्लीमेंट सेबाइन। ये क्या थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ पर ध्यान दिया कि जो किसी कमरे में जो ये चीज़ है क्या, जो ये टाइम पीरियड इसमें लग रहा है, ध्वनि वाइब्रेट होने में इतना समय क्यों ले रहे, इस पर अध्ययन किया। और इन्होंने बहुत सारे तरीके के रूम और सेमिनार वगैरह और सिनेमा हॉल में प्रयोग किया और इसके बेस पर बताया कि जो अनुकरण काल होता है इसे टी से डिनोट करते हैं। और ये जो होता है, जो ये कमरा है, कमरे में जो आयतन होता है इसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कमरे में जो आयतन है इसके समानुपाती होता है, इसे मीटर क्यूब से प्रेजेंट करते हैं। यानी मीटर क्यूब में आयतन तो मीटर क्यूब में निकलेगा। इसके बाद बात करते हैं जो कमरे में जितना भी साउंड जो है, कमरे में बहुत सारी चीज़ें होंगी और वॉल भी, अगर हम यहाँ से साउंड वेव जा रही हैं तो टकरा के आएंगी, लेकिन कुछ ना कुछ जो होगी साउंड वेव क्या होगी, ऑब्जर्व हो जाएगी। दोस्तों कमरे में जो साउंड जो ऑब्जर्व हो रहा है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ इन दोनों इक्वेशन को मिलाने पर इन्होंने बताया कि ये क्या हो जाएगा, V/A। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इन्होंने कांस्टेंट वैल्यू लगा दी जिसे कैसे डिनोट करते हैं। तो दोस्तों बहुत प्रयोगों के बाद इन्होंने, बहुत अध्ययन के बाद इन्होंने देखा कि जो ये कांस्टेंट वैल्यू है इसकी सब जगह क्या है, वैल्यू इक्वल आ रही है। वो वैल्यू क्या थी दोस्तों हमारी, T = 0.165 V/A, इसे सेकंड में लिखते थे। तो दोस्तों ये हमारी राइट वैल्यू थी। इसे ही क्या कहते हैं, सेबाइन का समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, सेबाइन का समीकरण। दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग, इसे ही सेबाइन का समीकरण कहते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, व्हाट इज सेबाइन्स लॉ। लोग चूक जाते हैं लेकिन बता नहीं पाते सेबाइन्स लॉ होता है, कहते हैं सब लोग रट के चले जाते ही होता है। दोस्तों सेबाइन्स लॉ सिंपली ये होता था। ठीक है, इस पे क्या है, बहुत बड़ा डेरिवेशन है इसको लगाने का। ये ऐसी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे आई है, इस डिफ्रेंशिएशन वगैरह होता है, वो हमें जानने से पहले हमने एक क्या होता है शॉर्ट नोट में समझना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा सेबाइन्स लॉ होता है ये आखिरकार होता क्या है। दोस्तों इसके लिए हमको पता चल गया कि जो सेबाइन्स लॉ होता है ये होता है T = 0.165 × V/A सेकेंड में। दोस्तों यहाँ से हमको राइट आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। ये है हमारा सेबाइन समीकरण, सेबाइन्स लॉ। दोस्तों इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि सेबाइन समीकरण कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, बड़े बड़े एग्जामों में दोस्तों ये आता है। व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन लिसनर एंड द रिफ्लेक्टिंग प्लेन टू हियर द इको। तो दोस्तों क्या होती है सबसे कम सुनने के लिए श्रोता तथा परावर्तक तल के मध्य, इको कहाँ होता है। तो दोस्तों इको कहाँ होता है, ऐसी खुली जगह जैसे पहाड़ वगैरह हो तो वहाँ पे इको होता है। इको क्या होता है, हम कुछ बोल देते हैं वो चीज़ हमको 2-3 बार रिवर्स होकर सुनाई देती है, यही होता है इको। मान लेते हैं हमारे सामने क्या है, कोई वॉल है, ठीक है, चारों तरफ और कुछ नहीं है, सामने वॉल है, हम यहाँ से खड़े हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ बोला तो ध्वनि जाके टकराई और टकरा के वापस आ गई। ठीक है, मान लेते हैं ये जो इतनी डिस्टेंस है ये हमारी क्या है, डी है। क्या है हमारी, डी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हम क्या करना है, हमको फाइंड क्या करना है, कम से कम कितनी दूरी पे हो। तो दोस्तों इसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हमको पता है कि जो वेव स्पीड होती है साउंड की, ये क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को रोक ले तो हमारा क्या हो जाएगा, V × T हो जाएगा। यहाँ पे साउंड ने कितना दूरी तय किया, तो पहले साउंड गया फिर वापस आया, यानी 2D। ठीक है, इसके अलावा इसमें टाइम टेकन कितना होता है दोस्तों, प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो इको होता है, इको का सबसे कम
टाइम जो होता है 0.1 होता है, एट लीस्ट 0.1। ये 0.1 भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है दोस्तों, 0.1 भी हो सकता है और इससे ज़्यादा होता है, एट लीस्ट 0.1 होगा, ठीक है। और हमको पता है कि एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हम 20 डिग्री सेल्सियस पर ही मानते हैं कि एट 22 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारी क्या होती है ध्वनि की चाल होती है, यानी स्पीड ऑफ वेव होती है, क्या होती है 340 डिग्री सेल्सियस, ये हमारी कांस्टेंट होती है, अप्रॉक्सीमेट 344 होती है। तो हम यहाँ से अगर फाइंड करें तो 2D = 344 इंटू 0.1, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3D = क्या हो जाएगा 34.4/2, देन यहाँ पे हो जाएगा 17.2। हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17.2। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट इसके 17 मीटर के आ गया, यानी मेरा राइट आंसर हो जाएगा 70 मीटर। यानी अगर हम किसी भी जगह पे खड़े हैं तो मिनिमम डिस्टेंस इको के लिए कितनी होनी चाहिए 17.2 मीटर। अगर हम इससे नज़दीक जाते हैं तो हमें कई कंडीशन पे सुन भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होगा कि नहीं सुनाई देगा, इको नहीं सुनाई देगी। इको सुनने के लिए कम से कम मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए 17.2 मीटर होनी चाहिए, और हमारे सामने ही सरफेस होनी चाहिए जो ध्वनि टकराए और टकरा के सीधे आ जाए, ठीक है। और कुछ भी ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए साथ में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।